ओके बच्चा पार्टी आर एनवायरमेंट के टॉपिक को आगे चलाते हुए, एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन थ्रू कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ वेरियस नेचुरल साइकिल्स। तो हमने कल देखा, देखो अलग अलग साइकिल्स होते हैं और ये नेचर में अपने आप ही चलते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया आपका देखो वाटर साइकिल, फिर है आपका कार्बन साइकिल। वाटर साइकिल मतलब जैसे वाटर का इवेपोरेट होना, फिर क्लाउड्स बनना, फिर बरसना, तो ये साइकिल कंटिन्यूअस चल रहा है वैसे। ठीक है, कार्बन साइकिल है, हम लोग सब जो है तो प्लांट का फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेते ही हैं। प्लांट्स बनाते क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज में आपका कार्बन होता है। हमारे मर जाने के बाद ये कार्बन फिर से जमीन में जाता है, उससे कोल बनता है, पेट्रोलियम बनता है, फिर हम उसको यूज करते हैं और यूज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। सो अगेन द सेम थिंग गोज बैक इनटू नेचर। तो ऐसा कार्बन साइकिल चल रहा है। नाइट्रोजन, अदर गैसियस साइकिल्स लाइक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हम सब में से किसी की भी हैसियत नहीं है कि नाइट्रोजन को यूज करें। वी आर नॉट इन अ कैपेसिटी टू यूज द नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं है नाइट्रोजन को यूज करने का। तो हाउ इज नाइट्रोजन यूज बाय सर्टेन बैक्टीरियाज, जैसे रूट नोड्यूल्स में आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। एक बात अच्छी है कि हम इस नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों क्यों नाइट्रोजन को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा है। नाइट्रोजन हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा अमीनो एसिड्स बनाता है, अमीनो एसिड से बेसिकली आपके प्रोटीन्स बनते हैं। तो फिर 78% आपका नाइट्रोजन है, लेकिन आपका बॉडी या प्लांट या एनिमल्स इसको यूज नहीं कर पा रहे। ये एक नेचर का सिस्टम है। तो क्या ये एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस है? नेचर का पहला बात, कोई भी सिस्टम डिसएडवांटेजेस नहीं होता है। ठीक है, नेचर इतने सालों से चल रहा है तो एडवांटेजेस तो होगा ही। तो एडवांटेज क्या है इसका, सोचिए, व्हाट कुड बी द एडवांटेज? What could be the advantage of nitrogen not being able to use directly by most of the multicellular plants and animals? What could be the advantage? बोलो भाई साहब। ये स्पोर्ट्स में जो लोग हैं, तो आप ने देखा रहेगा कि आपके न्यूट्रिशन में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, है ना। कुछ लोग प्रोटीन शेक्स वगैरह लेते हैं, है ना। वो क्यों क्यों है वो, व्हाई इज इट दैट? नहीं, एनर्जी, एनर्जी का नहीं, प्रोटीन आपका क्या देता है, व्हाट बेसिकली प्रोटीन गिव्स एनर्जी? आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। 10 वड़ा पाव ठूस लोगे भाई साहब, सुषमा पाटिल के 50 चक्कर लगा सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, दैट इज एनर्जी। आपकी बात हो रही है यहाँ पे प्रोटीन्स की। जो ये प्रोटीन शेक वगैरह लेते हैं, वो किस लिए लेते हैं? ताकि आपके मसल बिल्डिंग हो। मसल आपका जितना इफेक्टिवली बिल्ड होगा, उतना आपका मूवमेंट जो होगा वो प्रॉपर होगा। ठीक है, उतना आपका मूवमेंट जो है वो प्रॉपर होगा। आपका मसल बिल्डिंग जितनी होगी, तो आपका यहाँ पे अगर हम सब लोग इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते थे, तो भाई साहब रहना मुश्किल हो जाता था। ये फूल के ढोल हो गए होते हम लोग, मतलब मसल ही मसल होता था बॉडी में। और आप भाई साहब, आपका ग्रोथ अनलिमिटेड होता था। आप भाई साहब 13 माले की बिल्डिंग की तरह मोटे चौड़े लंबे हो जाते थे। तो रहना मुश्किल हो जाता था अर्थ में। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, दैट इज वन रीजन व्हाई ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया या भाई साहब आपका एजिटोबैक्टीरिया, दे कैन कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू सोल्यूबल नाइट्रेट्स, जिसको भाई साहब प्लांट्स लोग यूज करके अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, और हम उन प्लांट्स को खाकर। ठीक है, ओके। Nitrogen cycle, oxygen cycle. Environmental balance is also maintained due to various food chains of ecosystem. Human existence is totally impossible without the existence of nature. Hence, it is basic responsibility of human beings to preserve the nature without disturbing its balance. ठीक है, तो बैलेंस को बिना बिगड़ाए हुए हम इस नेचर को प्रिजर्व करें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमको मुफ्त में ये नेचर मिला है, और इस नेचर की वजह से हम जिंदा हैं। तो इसीलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये है कि इस नेचर को प्रिजर्व करें। ठीक है, ओके। तो कल तुलसी विवाह कुछ तो था ना, आज है, कल है, पता नहीं कभी है। तो मतलब लास्ट दिन दिवाली का मानते हैं। कितने लोगों ने कल पटाखे फोड़े भाई साहब? 10, 10:30, 11 बजे तक फोड़े होंगे भाई साहब। यहाँ क्या शरीफ बन रहे हो? ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग? मैं पटाखे फोड़ने के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन इससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके एनवायरमेंट में कितना बड़ा पोल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, हमारा जो त्योहार है वो दीपावली का त्योहार है, बेसिकली दिए जलाने का त्योहार है, वो कस्टम है। ये तो एक बाई प्रोडक्ट है जो अभी अभी उभरा है। ठीक है, पटाखे बनाने का या पटाखे फोड़ने का। सो वी ऑल आर इन सम वे रिस्पॉन्सिबल। जहां पे हम जिन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं,
उनको तो हमारे अंदर एक प्रयास होना चाहिए, ठीक है। वी शुड बी कॉन्शियस इन आवर एफर्ट्स टू अवॉइड दोज थिंग्स व्हिच आर लीडिंग टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जहां तक हो सके, ठीक है। क्या हम सांस लेना बंद कर दें क्योंकि ऑक्सीजन को प्रिजर्व करना है? नहीं कर सकते भाई साहब, ठीक है। तो क्या हम पानी पीना बंद कर दें क्योंकि पानी आपका भाई साहब खत्म हो रहा है? नहीं कर सकते, लेकिन पानी का वेस्टेज तो रोक सकते हैं, ठीक है। फालतू में पानी का बहाव तो रोक सकते हैं, ठीक है। या अननेसेसरी पोल्यूशन, भाई साहब, यू नो, वो जोर जोर से भाई साहब स्पीकर पे चला कर रखा है, गाना सुन रहे हैं, नाच रहे हैं, भाई साहब, नॉट नेसेसरी, दीज आर नॉट नेसेसरी थिंग्स। आज की तारीख में आपको भाई साहब म्यूजिक का शौक है तो आप ईयरफोन लगाकर सुनिए। मैंने तो कितनी बार देखा है, देखिए आप जब ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अभी आप सोचिए एक इंसान लेट से पनवेल से वीटी जा रहा है और डेली पैसेंजरी कर रहा है, और उसके बाजू में कोई भाई साहब बैठा हुआ है, मोबाइल जोर जोर से चलाकर देख रहा है। कितना इरिटेटिंग है ये। 1.5 घंटे तक वो उसको अनवांटेड म्यूजिक का सामना करना पड़ रहा है। That person is not even aware that he is creating a atmosphere of hypertension for the other fellow being. ये मालूम ही नहीं है, जबकि आपके पास ऑप्शन है कि भाई साहब एक प्लग इन कीजिए ईयरफोन और उसमें सुनिए ताकि बाजू वाला डिस्टर्ब ना हो, लेकिन हम इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते ही नहीं है। अक्सर आप देखोगे भाई साहब बाहर निकले हम, भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं और रास्ता है भाई साहब फिर भी लोग हॉर्न दे रहे हैं, ठीक है। रास्ता नहीं है फिर भी लोग हॉर्न दे रहे हैं। दोनों ही केसेस में आप हेल्पलेस हैं, ठीक है। सो देयर इज सो मच ऑफ अनवांटेड पोल्यूशन दैट इज क्रिएटेड जस्ट बिकॉज वी आर नॉट रैशनल इन आवर चॉइसेस, ठीक है। तो हमारी सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस एनवायरनमेंट को जो हमको मुफ्त में मिला हुआ है इसको प्रिजर्व करें ताकि आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए यूजफुल हो सके, ठीक है। इट इज सेड दैट सिर्फ फ्यूचर जनरेशन ही नहीं, आप बोल सकते हैं कि भाई साहब मेरे मरने के बाद क्या होगा, मुझे को क्या, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप। लेकिन द थिंग इज कि अगर आप इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो आपके लिए भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये आपके लिए भी बेसिकली दिक्कत की बात हो जाएगी। Disturbing its balance. It is said that we have got this earth planet on lease from the future generations and not as an ancestral property. Ancestral property मतलब आपको विरासत में नहीं मिली है ये आप रेंट पे हैं, आप अर्थ में अगर हैं तो रेंट पे हैं, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी नहीं है ये। रेंट वालों की प्रॉपर्टी मतलब कि अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। Hence we should not forget to conserve it from ourselves and for future generations. Okay. Now, students, we have seen in earlier classes that organisms can be grouped as producers, consumers, and decomposers according to the manner in which they obtain their subsistence from the environment. ठीक है? Okay. So, जैसे भाई साहब आपका now let us understand or recall what we have learned. So, types of organisms ये हो गया आपके producers, जो main producers या primary producers होते हैं, इनका भाई साहब जॉब क्या है? Taking carbon dioxide and water vapor from the atmosphere, they convert it into glucose, which becomes the primary source of food for us. ठीक है? Okay. So types of organisms में आपका producers हो गया. These organisms are organic compounds. मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि 4 बजे से क्लास लीजिए। हमारे स्कूल में शायद अभी क्या कुछ हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस है क्योंकि उनको अपना कोर्स खत्म कराना है। तो एक्स्ट्रा क्लासेस कब तक है? 1:30 तक। ओके। तो यस, आई अंडरस्टैंड दैट इट्स समथिंग दैट ऑल ऑफ अ सडन हैज कम अप एंड इट इज अ डिफिकल्टी, बट प्रॉब्लम ये है कि अचानक भयानक में स्टार्ट हुआ है। अभी मेरे 11th और 12th के बैचेस में जो लोग पढ़ाते हैं उनका टाइम टेबल सेट अप हो गया क्योंकि वो दूसरे क्लासेस में भी पढ़ाते हैं। तो अभी मैं उनको अगर बोलूं कि चेंज करो अपना टाइमिंग तो वो उधर नहीं बोल पाएंगे, तो इसीलिए सारा टाइम टेबल जो है ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। इफ यू आर लेट आई विल अंडरस्टैंड, नॉट टू लेट बट आई विल अकोमोडेट। लेकिन मेरे लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है कि वो जो नीचे के बैचेस अभी 8:30-9 बजे तक हमारा यहाँ पे क्लास चलता रहता है, तो नीचे के जो बैचेस हैं उनको मैं शफलिंग नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे 3-4 जन और हैं जो पढ़ा रहे हैं और उनका 9:30 बजे तक क्लास चलता है, तो ऊपर नीचे हो रहा है सब कुछ। तो दैट इज वन प्रॉब्लम, ठीक है। सो प्लीज बेयर, अभी कितने दिन तक चलेगा ये कार्यक्रम? जब तक आपका ये प्रीलिम्स ना हो जाए 20 तक, तो थोड़ा सा आपको टफ गिर सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव ऑप्शंस, ठीक है। मैंने कोशिश किया कल, लेकिन कल एक बैच को मैं मैसेज डालना ही भूल गया, उन लोग फिर दौड़ते दौड़ते आए, सर भी दौड़ते दौड़ते आए, तो सारा हंगामा हो गया, इसलिए मैं इनको चेंज करना पड़ा, ठीक है। बट आई विल ट्राई टू बी feasible with you, बट कभी कभी मेरे को ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, आई डोंट गेट ऑप्शंस टू प्ले अराउंड, ठीक है। सो आई विल सी, अगर मेरे पास ऑप्शन मिलता है, जैसे कल आपकी छुट्टी है तो कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें बहुत टाइट हो जा रहा है, आधा घंटा भी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उधर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। वो सारा टाई अप है, एक क्लास नहीं है यहाँ पे, तो
सारे टीचर्स को भी मैं चेंज नहीं कर सकता टाइमिंग उनकी। These organisms make organic compounds like sugar and starch from using inorganic substances. तो आपका देखो inorganic substances CO2 plus H2O है, तो ये क्या बनाएगा भाई साहब 6CO2 plus 6H2O, C6H12O6 plus 6O2। ये आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, जहां पे आपने क्या क्या यूज किया है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज किया है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करते हुए भाई साहब आप क्या बना रहे हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हो। ये आपका शुगर है, शुगर का मॉडिफाइड वर्जन और क्या हो जाएगा, स्टार्च। ठीक है, ये आपका प्राइमरी ग्लूकोज है, फिर आपका बनता है स्टार्च, फिर भाई साहब सक्रोज, फ्रक्टोज। ठीक है, ये अलग अलग भाई साहब, दीज आर डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ शुगर। सक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है, जो आपको फ्रूट्स में मिलता है जो शुगर। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ शुगर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? तो ओरिजिनली आपका शुगर बनता है कहां से, इनऑर्गेनिक एलिमेंट से। ऑर्गेनिक चीज इनऑर्गेनिक से बनाने का जो कैपेसिटी है वो सिर्फ प्रोड्यूसर्स को ही है, आप नहीं कर सकते। ठीक है, ओनली प्रोड्यूसर्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग। देखो जैसे मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्टडी में कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका ऑर्गेनिक नहीं है, भले ही उसमें कार्बन है, बट इट इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक हो गया, ये भी इनऑर्गेनिक हो गया, इन दोनों को मिलाकर बन रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट्स ही कर सकते हैं, दैट्स द रीजन दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे नीड अ स्पेशल पिगमेंट फॉर दिस व्हिच इज बेसिकली क्लोरोफिल। ठीक है, ओके, तो आपका देखो सनलाइट, दिस समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स बनता है और ये आपके, सो लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, गैस एंड वाटर। ठीक है, ये आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। और ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गे आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, जो अपना खाना खुद बना सके। खाना खुद बना सके मतलब आप भी बोलेंगे मैं भी अपना खाना तो खुद ही बना रहा हूं, ऐसा नहीं। खाना खुद बना सके मतलब आप किसी दूसरे एनिमल या प्लांट पे डिपेंडेंट नहीं है। आप जो खाना खुद बनाते हैं, आपके खुद का कंट्रीब्यूशन इतना ही है कि आपने कुछ मसाले डाले हैं, तेल डाला है और गैस को ऑन किया है और थोड़ा सा भाई साहब उसको टटोल रहे हैं, यही आपका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जो पका रहे हैं आप, वो या तो प्लांट है या तो एनिमल बेस्ड है, उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो प्लांट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक चीज बना रहे हैं। ठीक है, सो ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गे आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। आपको आज टेस्ट देके जाना पड़ेगा, जो भी टेस्ट मिस करेगा ना, मैं उसको दोबारा बैठाऊंगा और टेस्ट दिलाऊंगा, ये अभी मेरा नियम है। इन्होंने तो वॉलंटरीली बोल दिया कि मैं दूंगा, बाकी लोगों ने नहीं बोला, तुमको बैठना तो पड़ेगा। इन्होंने कल मेरे को मैसेज भेजा कि आई विल, इसीलिए मैंने आपको टेस्ट और उसके सोल्यूशंस नहीं भेजे हैं। ठीक है, बिकॉज टू ट्रैप सनलाइट दे रिक्वायर क्लोरोफिल। ठीक है, ये आपका भाई साहब रिक्वायरमेंट है, क्लोरोफिल के लिए आपका ये रिक्वायरमेंट हो गया। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेनेंस। तो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं भाई साहब, मैं चाहे वेज हूं चाहे नॉन वेज हूं, कोई भी एनिमल, ठीक है, वेज हो चाहे नॉन वेज हो, बट दे विल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये आपके मेन प्रोड्यूसर्स हैं। ओके, तो प्रोड्यूसर है प्लांट, जिससे बनता है आपका, देखो जैसे प्लांट कौन खाएगा, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कौन खाएगा, माउस, माउस को कौन खाएगा भाई साहब, आउल। सो इट इज अ प्रॉपर चेन। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ प्रॉपर चेन। दीज ऑर्गेनिजम्स which consume the food produced either directly from producers, or indirectly by feeding on other consumers are known as consumers। इनको अपन बोलेंगे भाई साहब consumers। ठीक है, so these organisms which consume the food produced either directly from producers or indirectly by feeding on other consumers are known as consumers। तो क्या ये कंज्यूमर है? yes, it is a consumer। जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है और किसी ना किसी मात्रा में प्रोड्यूसर या दूसरे कंज्यूमर से फूड ले रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, इट्स नोन एज अ कंज्यूमर। ठीक है, तो इज दिस अ कंज्यूमर? यस इट इज। इज दिस अ कंज्यूमर? यस इट इज। ठीक है, तो कंज्यूमर्स के अलग अलग लेवल्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर्स डिपेंडिंग ऑन whom the consumers feed upon, that is what they eat। ठीक है, जैसे ये हो गया हर्बीवोरस, दे फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर्स पे फीड करेंगे। एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास और अदर प्लांट्स, ठीक है, ये हो गया हर्बीवोरस। कार्निवोरस, ठीक है, एनिमल्स दैट फीड चीफली ऑन फ्लैश, जो फ्लैश पे फीड कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है, omnivores, these are basically omnivores। Omni means dual and omnivores means an organism eating both animal and vegetable food। तो जो एनिमल और वेजिटेबल फूड दोनों भी खाता हो उसको अपन क्या बोलेंगे, ओमनिवोर्स। ठीक है, पैरासाइट्स,
पैरासाइट्स बहुत खतरनाक होते हैं। ये मतलब दूसरे एनिमल्स को, ये प्लांट्स को नहीं खाएंगे, ये एक किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन निचोड़ेंगे, ठीक है, और इस प्रोसेस में दूसरे ऑर्गेनिजम्स का नुकसान करेंगे, ठीक है। सो मस्क्यूटोज आर बेसिकली पैरासाइट्स, दे सक ब्लड फ्रॉम अस, ठीक है। पैरासाइट्स कौन है? ये वो कैरेक्टर्स हैं जो बना बनाया चीज लेंगे, खून जो हमारा ब्लड है उसको ही पूरा बाहर निकालेंगे, और इन द प्रोसेस दे ट्रांसफर लॉट ऑफ डिजीजेस, डेंगू, मलेरिया वगैरह, ठीक है। दीज आर पैरासाइट्स, ठीक है। एन एनिमल और प्लांट दैट लिव्स और इन अनदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच इट गेट्स इट फूड ऑलवेज एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट। तो ये भाई साहब होस्ट को ही मारते हैं, ठीक है। ये होस्ट को मरने भी नहीं देंगे और होस्ट से अपना न्यूट्रिशन निचोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके पैरासाइट्स है, दीज आर नोन एज पैरासाइट्स, ओके। Okay, so now let us understand the food chain. A series of organisms, एक series of organisms feeding on one another at various biotic levels form a food chain. तो अलग अलग लेवल पे, जैसे भाई साहब आपका ग्रास को ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया, तो ये क्या बन गया भाई साहब? आपका एक फूड चेन बन गया। ईगल मरने के बाद उसके जो बॉडी का वेस्ट है वो मशरूम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जमीन के अंदर। तो ये पूरा चेन बन गया, दिस इज बेसिकली अ फूड चेन, ठीक है। सो एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। तो समझ लो भाई साहब यहाँ पे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को भाई साहब किसी हर्बीवोरस एनिमल ने खाया, हर्बीवोरस एनिमल को कार्निवोरस एनिमल ने खाया, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग सो अ नंबर ऑफ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरडिपेंडेंट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स, अलग अलग बायोटिक लेवल्स पे जो एक दूसरे पे है, ठीक है। तो यहाँ पे फूड चेन आपका मेज एक प्रोड्यूसर है, लोकस्ट, लिजर्ड एंड देन स्नेक। जैसे आपका समझ लो लोकस्ट, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, तो ये आपका फूड चेन बन रहा है। दिस इज बेसिकली अ फूड चेन। ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन इज नोन एज अ ट्रॉपिक लेवल। हर एक स्टेप को अपन क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे, ठीक है। ईच स्टेप इज नोन एज अ ट्रॉपिक लेवल विच इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। तो ट्रॉपिक लेवल्स आपका ये हो गया भाई साहब, ऑल दीज आर बेसिकली डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। The autotrophs or the producers fix solar energy and make it available for the consumers, ठीक है। सोलर एनर्जी हमारा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ऑटोट्रॉप्स कौन है भाई साहब? जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्लांट्स हैं, दे ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड दे कन्वर्ट इट इनटू फूड फॉर अस, ठीक है। सो दे ट्रैप, ये प्रोड्यूसर्स फिक्स द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। आप सोलर एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे हैं शायद, लेकिन ये ऑटोट्रॉप्स आपके लिए कन्वर्ट करके दे रहे हैं, ठीक है। दे आर बेसिकली कन्वर्टिंग इट फॉर यू। तो ये आपका सोलर एनर्जी है जो ऑटोट्रॉप्स अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स कैप्चर द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स एनर्जी गोज टू हेटेरोट्रॉप्स एंड देन डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो ये आपके हेटेरोट्रॉप्स में जाएंगे भाई साहब। तो आपका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? देखो यहाँ पे आपका ये जो एनर्जी है 1% एनर्जी इसको जाएगा, ठीक है। इसका एनर्जी मतलब 100% का 10%, हर एक ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी आगे जाएगा। तो इसलिए तो उसको 100% एनर्जी मिला, 100% एनर्जी। इसका 1% जाएगा इसको, ठीक है, हीट एनर्जी लॉस। फिर भाई साहब आपका इसमें ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, हीट एनर्जी लॉस, ठीक है। तो ये आपका टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। तो हर एक का देखो हीट एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है, हर एक का हीट एनर्जी लॉस हो रहा है। जैसे आप अभी खाना खा रहे हैं और आपका कंटिन्यूसली देखो, आप कुछ आप ऐसी डेस्क पे बैठे हुए हैं, आपने समझ लो भाई साहब सुबह 8 बजे नाश्ता किया रहेगा, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ना दौड़ रहे हैं, ना वैसा भाग रहे हैं, ना कुछ, ऐसे शायद बेड पे ही लेटे हैं। क्या आपको शाम तक भूख लगी जाएगी? तो कहाँ गया आपका एनर्जी? ऑब्वियसली कुछ इंटरनल प्रोसेसेस हैं जिसमें आपका एनर्जी गया। और दूसरा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, इंटरनल प्रोसेस की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि आप भाई साहब जो आपने कंज्यूम किया वो पूरा खाली हो जाए। कहाँ गया बाकी का एनर्जी? वेयर इज इट गॉन? आप सोए पड़े हैं, कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं है, हाँ। तो आपका बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंटली हीट लॉस कर रहा है। आपके बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर से ज्यादा है। सो व्हाट विल हैपन, योर बॉडी विल कॉन्स्टेंटली बी लूजिंग हीट। ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसीलिए जब आप एकदम कोल्ड प्लेसेस में जाते हैं तो आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है, भूख बहुत ज्यादा लगती है। आप देखोगे जिम वगैरह में एसी फिट करके रखते हैं, लोग वहां पे एक्सरसाइज करने आ रहे हैं तो एसी क्यों चाहिए? ज्यादा स्वेट करो ना, ठीक है। तो आपका क्या है, आपका डिफरेंस क्रिएट करते, मतलब आपके बॉडी से ज्यादा हीट लॉस हो, ज्यादा हीट लॉस होगा तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स बर्न होगा, मतलब आप पतले हो गए।
ये लॉजिक है, ठीक है। सो आपका यहाँ पे हीट लॉस हर एक लेवल पे हो रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे भाई साहब एनर्जी लिया, हीट लॉस, एनर्जी लिया, हीट लॉस, एनर्जी लिया, हीट लॉस, हर एक बॉडी से हीट लॉस एक कॉमन प्रोसेस है, एक्सेप्ट फॉर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने हीट लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड दे आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जैसे सांप हो गया भाई साहब, बिच्छू हो गया, इन लोग भाई साहब अंदर ही अंदर रहेंगे और अपने हीट को कंट्रोल कर सकते हैं, दे कैन कंट्रोल द लॉस ऑफ हीट, ठीक है। ओके, सो टॉप लेवल कंज्यूमर हो गए, दीज आर बेसिकली टॉप लेवल कंज्यूमर्स, ठीक है। फिर आता है भाई साहब आपका डिकम्पोजर, ये मर गया तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, जमीन पे आया, जमीन पे डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। दे विल गेट डिकम्पोज बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजर्स, अगेन हीट एनर्जी लॉस, ठीक है। तो ये सारा हीट एनर्जी जो है भाई साहब, तो दिस इज अगेन डिकम्पोजर, डिकम्पोजर्स को कौन यूज करता है, अगेन केमिकल एनर्जी। सो दिस इज फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर आप देखोगे जो एनर्जी फ्लो हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी ऐसे नहीं फ्लो हो रही, मतलब लोअर से हायर की डायरेक्शन में ही कंटिन्यूअसली एनर्जी इज फ्लोइंग। सो इसीलिए हम बोलेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, इट इज फ्लोइंग ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, ओनली इन वन डायरेक्शन। However, we know that when one form of energy is changed into other, some energy is lost due to environment in forms which cannot be used again. तो थोड़ा बहुत एनर्जी का आपका लॉस होगा, ठीक है, which cannot be used again. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आपका एनर्जी लॉस होता रहेगा, हर एक लेवल पे एनर्जी लॉस होता रहेगा, ठीक है। सो सन से एनर्जी आया किसको, प्लांट्स को, प्लांट्स ने उस एनर्जी को यूज किया, इसको ग्रास होपर ने फीड किया, थोड़ा बहुत एनर्जी यहाँ पे लॉस हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी ग्रास होपर को जब फ्रॉग ने फीड किया तो थोड़ा बहुत एनर्जी यहाँ पे लॉस होगा, फ्रॉग को भाई साहब स्नेक ने फीड किया तो थोड़ा बहुत एनर्जी यहाँ पे लॉस हो जाएगा, स्नेक को किसने फीड किया, ईगल, तो इसका भी थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस बॉडी से हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, इस मतलब को समझो कि यहाँ पे जब ये इसको फीड कर रहा है तो इसका पूरा पूरा एनर्जी इसके अंदर नहीं आएगा, एनर्जी का लॉस भी होगा, देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी। सो एट ईच एंड एवरी ट्रॉपिकल लेवल यू विल सी लॉस ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली हैपनिंग। ये वैसा मर गया तो डिकम्पोज हो गया, मशरूम वगैरह बन गया, इससे इसके न्यूट्रिएंट्स को इसने यूज कर लिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। द ग्रीन प्लांट्स इन द टेरेस्ट्रियल सिस्टम कैप्चर अबाउट 1% of the energy of the sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल सिस्टम मतलब लैंड सिस्टम में जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो आपका भाई साहब सन के एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे ऑब्जर्व 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो ये 1% को ऑब्जर्व करते हैं और बाकी उसको कन्वर्ट कर देते हैं, 1% इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। When the green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount of heat goes into digestion and in doing work, and the rest goes towards growth and reproduction. तो थोड़ा बहुत आपका भाई साहब जो डाइजेशन में यूज होता है, एक्सक्रीशन में यूज होता है, हार्ट बीट में यूज होता है, ये सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कंटिन्यूअसली चलेंगे। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, जब तक आप जिंदा हैं तब तक ये प्रोसेसेस आपकी बॉडी में चलते रहेंगे, और इन प्रोसेसेस को चलाने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। उसके बाद आपका चलना फिरना दौड़ने में जो एनर्जी आपका लगता है, ठीक है। तो ये आपका एनवायरमेंट, और बाकी का हीट आपका एनवायरमेंट में जाता है, ठीक है, बाकी का हीट आपके एनवायरमेंट में जाता है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट गोइंग टू डायरेक्शन एंड इन डूइंग वर्क एंड द रेस्ट गोज टुवर्ड्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बाकी का हीट जाता है आपके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में, ठीक है, क्लियर है। सो लेट्स से रूमिनेंट, रूमिनेंट मतलब एक काउ है जो फीड कर रहा है, ठीक है, इसमें हीट प्रोडक्शन हो रहा है और हीट लॉस भी हो रहा है, शरीर से हीट का कंटिन्यूअसली मूवमेंट भी हो रहा है, ठीक है। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस हीट गेन एज वेल एज हीट लॉस, ठीक है। Only 10% of amount of organic matter that is present in each step and reaches the next level of consumers. तो 10% ही आगे जाता है, ठीक है, आपका एनर्जी जो है 10% ही आगे जाएगा, ठीक है। सो इसको हम एनर्जी पिरामिड बोलेंगे। यहाँ पे ग्रास है, ये ग्रास ने भाई साहब सन का एनर्जी लिया हुआ है, ठीक है, इसको भाई साहब इसका एनर्जी मिला, इसको इस फॉक्स ने इनको खाया और इसने फॉक्स को खाया, लेट्स से। तो यहाँ पे लेट्स से अगर हम बोलते हैं कि इनके पास एक एग्जाम्पल है, लेट्स से 1000 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे 1000 एनर्जी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिर्फ 10% ही आगे जाएगा, मतलब इसका 10%, ठीक है, बाकी का 90% वेस्ट है। इन लोगों ने इसको कंज्यूम किया, लेकिन इनके पास 1000 यूनिट्स ऑफ एनर्जी नहीं आएगा, इनके पास 100 यूनिट से आएगा। ये इनको कंज्यूम करेंगे तो कितना आएगा भाई साहब, 10 यूनिट्स। ये इनको कंज्यूम करेंगे तो कितना आएगा भाई साहब, 1 यूनिट्स, ठीक है। एक डियर जो है वो हार्डली सोता है, आप देखेंगे घोड़े वगैरह सोते भी नहीं है,
ठीक है, वो ऐसे खड़े रहते हैं। ठीक है, एक एक शेर औसताना एक दिन में 20 घंटे सोता है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो मिल रही है, एपेक्स कंज्यूमर्स की एनर्जी बहुत कम है। आप देखोगे जो एपेक्स कंज्यूमर होता है एकदम टॉप लेवल पे, उनकी एनर्जी बहुत कम है ना, उन तक कितना एनर्जी जा रहा है, 1 यूनिट का एनर्जी जा रहा है। इसके पास 1000 यूनिट्स का एनर्जी है, जो इनके पास फिर भी ज्यादा है, लेकिन वहां पे 1 यूनिट एनर्जी है। क्या ये समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। सो दिस इज बेसिकली एनर्जी पिरामिड। 10%, हर एक ट्रॉपिकल लेवल में आपका 10% एनर्जी ही आगे जाता है। फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप्स, 3 या 4 स्टेप ही होते हैं इसमें। तो ग्रास हो गया, ग्रास से ग्रास ऊपर फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक। ठीक है, सो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दिस इज बेसिकली फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड फाइनली द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। Since so little energy, only 10% of organic matter is available for the next level of consumers. बहुत कम आपका एनर्जी लेवल अवेलेबल है फॉर कंज्यूमर्स। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉपिकल लेवल्स। तो बचता ही नहीं है, इसीलिए एपेक्स कंज्यूमर को कोई नहीं कंज्यूम करता। अरे कोई बचा ही नहीं है उसके पास कुछ। देखिए, एक शेर के पास 1% एनर्जी है, उसको मारकर खाएंगे भी तो भी कितना एनर्जी हमको मिलेगा? एक डियर को मारकर खाने में और एक शेर को मारकर खाने में किसमें ज्यादा एनर्जी आएगी? डियर को, क्योंकि उसके पास जो आपका टोकन ऑफ एनर्जी इट इज मोर इन द फूड चेन। क्या ये समझ में आ रहा है? इसीलिए आप अक्सर देखोगे कार्निवोरस एनिमल्स को कोई नहीं खाता, क्योंकि उनके अंदर वैसे भी एनर्जी कम है, उनको सिर्फ 1% ही मिल रहा है। आर वी गेटिंग दिस पीपल? दे आर लास्ट इन द चेन एंड हेंस द एनर्जी दैट देयर बॉडी हैज इज ऑल द मोर लेसर। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एपेक्स कंज्यूमर। सब में बस अब लॉस हो रहा है एनर्जी का, और फाइनली 10%, 1%। देखो, हर समय 10% ही आगे जाएगा। इसका 10% कितना हो गया? 1। इसका 10% कितना हो गया? 0.1। और इसका 10% कितना हो जाएगा? 0.01। ठीक है, so these are there are generally a greater number of individuals at the lower tropical levels of an ecosystem. The greatest number is on the producers. ठीक है, तो जितना लोअर लेवल ऑफ इकोसिस्टम होगा उसमें ज्यादा लोग मिलेंगे। प्रोड्यूसर्स आपके सबसे ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि उतना एनर्जी उनको प्रोड्यूस करना है। जितना जितना आप ऊपर जाते रहेंगे, ऊपर के एनिमल्स तो एनर्जी प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे, उनके पास हार्डली एनर्जी है। ये तो इसीलिए पूरे सिस्टम के एनर्जी को बनाए रखने के लिए आपका जो लोअर लेवल होता है पिरामिड्स का, उनकी क्वांटिटी या मात्रा ज्यादा होती है। शेर से काफी ज्यादा भाई साहब आपके डियर्स होते हैं, ठीक है, या अदर एनिमल्स होते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स की संख्या काफी ज्यादा होती है देन कार्निवोरस। ठीक है, बिकॉज वो एनर्जी के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम जो मिलेगा वो यहां पे मिलेगा। दैट्स द रीजन इट इज अ पिरामिड। ठीक है, सो दीज आर प्रोड्यूसर्स। ओके, व्हाट आर सेक्रेड ग्रुप्स? ठीक है, द फॉरेस्ट कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड इज कॉल्ड एज अ सेक्रेड ग्रुप। एक कोई तो सीरीज आई थी ना, कंटारा, क्या अंटारा कुछ ऐसा था, हाँ अंटारा, जो ट्राइबल्स पे बेस्ड था कुछ, तो मैंने थोड़ा बहुत ही देखा था उसमें, और जंगल लाइफ पे बेस्ड था बेसिकली। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स होते हैं जो जंगल्स को सेक्रेड मानते हैं। ठीक है, और जंगल की पूजा करते हैं, जंगल में पेड़ों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, वगैरह वगैरह। बिकॉज फॉर देम दे मोस्ट ऑफ द सोर्सेज रिसोर्सेज इन देयर लाइव्स इज गेटिंग, दे आर गेटिंग इट फ्रॉम द जंगल ओनली। ठीक है, तो इनको हम सेक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं। तो ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बाकी बहुत सारे कंट्रीज में भी है। द फॉरेस्ट कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड इज नोन एज द सेक्रेड ग्रुप। These are in the form of, these are in fact sanctuaries conserved by society and not by government forest department. अभी जैसे गवर्नमेंट अगर कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चलते किसी जगह को सैंक्चुरी घोषित करता है तो वहां पे घुसना अलाउ नहीं है। अगर आप जाते भी हैं तो टूरिस्ट गाइड के साथ आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे आपका एंट्री बैन है। लेकिन ये सारे जो हैं उनके लिए गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ट्राइबल लोग जो होते हैं या वहां के लोकल लोग जो होते हैं उन फॉरेस्ट को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, as it has been conserved in the name of God, it has a special protection. The clusters of thick forest are present not only in Western Ghats of India, but in the entire country. Okay? More than 13,000 sacred groves have been reported in India. हमारे इंडिया में 13,000 ऐसे सेक्रेड ग्रुप्स हैं, ऐसे ग्रुप जहां पे जंगलों की पूजा होती है। जंगलों के लिए लोगों के अंदर आस्था है, विश्वास है। ठीक है, जंगल को उन्होंने ऑलमोस्ट एक भगवान का टेररिटरी मान के रखा है। ठीक है, और क्या ये अच्छा है भाई? अच्छा है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन की भी जरूरत नहीं है। कोई दूसरा अगर पेड़ काटने की कोशिश करेगा उसको लोग भगाएंगे।
ठीक है, सो इट्स गुड। और इसीलिए सेक्रेड ग्रुप्स हैं, ऐसे 13,000 सेक्रेड ग्रुप्स ऑल ओवर इंडिया हैं, ठीक है, हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। वेयर आर सच सेक्रेड ग्रुप्स इन महाराष्ट्र, तो आपके पैसा महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स में काफी बड़ी मात्रा में आपको मिल जाएगा। हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो आपके जो रेयर स्पीशीज हैं उनका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। एस्टैब्लिशिंग नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज, declaring some regions as bioreserves, projects for conservation of special species, conserving all plants and animals, observing the rules, maintaining record of traditional knowledge, ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हैं। मेंटेनिंग रूल्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब क्या है, इससे आपका बायोडाइवर्सिटी कैसे कंजर्व होगा। देखो, जैसे आपका क्या कहते हैं, जड़ी बूटियां हैं, ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, तो जड़ी बूटियों का बाबा रामदेव तो काफी फायदा उठा रहे हैं, लेकिन आपको भी अगर इस चीज का नॉलेज हो तो आप उन जड़ी बूटियों को उगने देंगे, काटेंगे नहीं, ठीक है। तो काफी सारे ऐसे ट्राइब्स जो सेक्रेड ग्रुप्स पे डिपेंडेंट हैं, दे विल लेट द दीज प्लांटेशन थ्राइव, दे विल नॉट कट इट ऑफ, क्योंकि उनको मालूम है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। आप अगर एक शहरी इंसान है, आप देखेंगे काफी सारा कच्चा, चल काटो 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 सब काट दो, ठीक है, लेकिन वहां पे दूसरा कोई इंसान जो गांव का इंसान होगा या जो ट्राइबल होगा, उसको मालूम है कि काफी सारी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है, तो वो शायद उसको कटने नहीं देगा, ठीक है। सो ये है आपका मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। जितना आपका ट्रेडिशनल नॉलेज स्ट्रांग होगा, उतना आपको इन सारे प्लांट्स, हर्बीवोर्स का इंपॉर्टेंस मालूम चलेगा। नेचर ने कोई ऐसे ही ग्रासेस नहीं क्रिएट किए हैं, ऐसे ही कोई प्लांट्स क्रिएट नहीं किया है, हर एक का एक यूटिलिटी है जो हमको समझना है, ठीक है। ओके, सो मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ओके, सो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ, सो दीज आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड दीज आर इंटरनेशनल एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, सीपीआर एनवायरमेंट ग्रुप, न्यू चेन्नई गांधी पीस फाउंडेशन। तो ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपके नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व फॉरेस्ट सोसाइटीज, and these are international level organizations which are preserving forest societies. Greenpeace is world's largest organization engaged in environmental activities. More than 25 lakh people from 26 different countries are members of this organization. ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा इंडिविजुअल रोल एनवायरमेंट के लिए क्या हो सकता है, ठीक है। सो कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन करना, मतलब आपके सॉइल को डैमेज ना करना, वाटर का एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ना करना, फालतू का वेस्टेज ना करना, ये सारे हमारे छोटे छोटे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे हम बेयर अप कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिंग द हार्म, stopping the harmful activities, changing the mindset.
ठीक है। इसीलिए देखो देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारे टाइम पे भाई साहब एनवायरमेंट रिलेटेड इतने चैप्टर्स नहीं होते थे, लेकिन आपका प्राइमरी सेक्शन से ही एनवायरमेंट रिलेटेड कॉन्शियसनेस को स्प्रेड किया जा रहा है। Your curriculum has changed because we have caused a lot of degradation to the environment, and it's high time that we take care of it. ठीक है। So preventing the harm, stopping the harmful activities, changing the mindset, revival of harm factors of the environment. जितनी भी चीजों का लॉस हुआ है उनका रिवाइवल, attempting innovation. तो इनोवेटिव टेक्निक से हम एनवायरमेंट को फिर से उजागर कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्विंग वॉट एवर हैज बीन लेफ्ट ओवर। ठीक है। रेमेडीज टू प्रिवेंट फर्दर लॉस, तो ये भाई साहब रेमेडीज टू प्रिवेंट फर्दर लॉस, प्रिजर्विंग अननोन रीजन्स। ठीक है। प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स, डिजाइनिंग न्यू प्लान्स, फैक्टर्स हार्मफुल टू एनवायरमेंट। अवेयरनेस, अवेयरनेस हम किस में रख सकते हैं, एजुकेशन के हिसाब से, गाइडेंस। ठीक है। अवेयरनेस आपका एजुकेशन, अवेयरनेस, इमिटेशन। और इमिटेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज इमिटेशन? जैसे कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने एनवायरमेंट को बहुत सक्सेसफुली प्रिजर्व किया हुआ है, जैसे स्विट्जरलैंड है। ठीक है। एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड अपने एनवायरमेंट को कैसे प्रिजर्व करता है, वो भाई साहब लाइसेंस ही नहीं देता लोग। ठीक है। लाइसेंस नहीं देंगे तो भाई साहब आप फोर व्हीलर नहीं खरीदेंगे, फोर व्हीलर नहीं खरीदेंगे तो आपका एनवायरमेंट ऑटोमेटिकली प्रिजर्व रहेगा। ठीक है। लेकिन उसके उससे आप मतलब लोग और क्या करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उन्होंने बहुत ज्यादा इफेक्टिवली डेवलप किया है। ठीक है। जिससे काफी, तो ये एक हमारे लिए इमिटेशन कर सकते हैं, ये मॉडल को हम इमिटेट कर सकते हैं। ठीक है। भूटान कार्बन नेगेटिव है, इस मॉडल को भी हम इमिटेट कर सकते हैं। ठीक है। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को एज अ सोर्स ऑफ यूनिट एनर्जी यूनिट यूज करें, इसको भी हम इमिटेट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिसिपेशन, ये सारे तमाम चीजों से आपका एनवायरमेंट, तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरमेंट को प्रिजर्व कर रही है, उसका समर्थन करना। ठीक है। कोई अगर पानी बचाओ आंदोलन कर रहा है तो उसका समर्थन तुम कर सकते हैं। हम भले ही अपने से कोई आंदोलन ना चला पाए, लेकिन अगर किसी आंदोलन को जो हमारे रिसोर्सेस को प्रिजर्व करने के लिए चालू किया गया है, एटलीस्ट वी कैन बी अ पार्ट और सपोर्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन। पार्टिसिपेशन तो है ही। ठीक है। सो दीज आर सर्टेन वेज इन विच वी कैन preserve and conserve nature. Hotspots of biodiversity. 34 highly sensitive biodiversity spots are reported all over the world. ठीक है। 34 such areas are occupied. Such areas had once occupied 15.7% area of the earth. At present, 86% of the sensitive areas are already destroyed. ये जो 34 है, इनमें से 86% को ऑलरेडी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। हॉटस्पॉट्स क्यों बोल रहे हैं हम इनको? हॉटस्पॉट मतलब वो नहीं जो आप इंटरनेट में लेते हैं किसी से, हॉटस्पॉट्स मतलब बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। यहाँ पे जितने भी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनके तमाम स्पीशीज ऐसे मिलते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा स्पीशीज मिलते हैं। ठीक है। तो जैसे मैडागास्कर आइलैंड हो गया, ठीक है, वहां पे जिस तरह के पेड़ मिलते हैं या वहां पे जिस तरह के एनिमल्स या स्पीशीज मिलते हैं, शायद दुनिया में सारे कोनों में ना मिले। ठीक है। तो दीज आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। 34 highly sensitive biodiversity spots are reported all over the world. Such areas had once occupied 15.7% of the earth. At present, 86% of the sensitive areas are already destroyed. हम destroy कर चुके हैं। ठीक है। Presently, only 2.3% area of the earth has been left over with sensitive spots. It includes 1,50,000 plant species, which are 50% of the world count. ठीक है। ये 50% है वर्ल्ड काउंट का। As far as India is concerned, out of 135 species of animals, 85 species are found in the jungles of eastern region. About 1500 endemic plant species are found in Western Ghat, जहां पे आप रहते हैं, लोनावाला से आपका वेस्टर्न घाट चालू हो जाता है। ठीक है। Out of the total plant species in the entire world, 50,000 are endemic. 50,000 are endemic मतलब ये मरने के कागार पे हैं, वाइप ऑफ होने के कागार पे हैं। ठीक है। Three endangered heritage places of the country. The Western Ghats spread over the states of Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. These 6 states have been endangered due to mining industries. यहाँ पे काफी सारी माइनिंग चल रही है, स्पेशली मुंबई में। ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट जो है ये इन सारे स्टेट्स में एक्सटेंड हो रहे हैं, लेकिन माइनिंग काफी बड़ी मात्रा में चल रही है। एंड सर्च फॉर नेचुरल गैस। हैबिटेट्स ऑफ एशियाटिक लायन एंड वाइल्ड बाइसन ऑफ दिस रीजन हैव बीन अंडर थ्रेट। एशियाटिक लायन बहुत बड़ी मात्रा में गुजरात में पाया जाता है और अभी धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। ठीक है। मानस नेशनल पार्क ऑफ द आसाम इज अंडर थ्रेट
due to dams and indiscriminate use of water. Tiger and rhino of that region are under threat. नंबर्स जो है बहुत जल्दी लुप्त प्राय हो रहे हैं. सुंदरबन नेशनल पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल इज रिजर्व फॉर टाइगर्स. However, the tiger population and overall local environment is seriously challenged by dams, deforestation, excessive fishing, trenches dug for the same. ये सारी चीजें जो हैं वो आपके नेचुरल हैबिटेट को एंडेंजर करती है. ठीक है, ऑब्वियसली वो डिस्टर्ब होते हैं. यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या क्या है देखिए. ईदर endangered species, classification of threatened species, either number of these organisms is declined or their habitat is shrunk due to an extent that they can be extinct in near future. अगर हमने जल्दी ही कोई स्टेप्स नहीं लिए तो ये गायब हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे. इन स्पीशीज को अपन क्या बोलते हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज. इफ वी आर नॉट टेकिंग स्टेप्स टू प्रिजर्व और कंजर्व देम, वी विल लूज देम. और ऐसे बहुत सारे एक्सटिंक्ट स्पीशीज हो चुके हैं. ठीक है, if conservative measures are not implemented, example lion, tailed monkey, lesser florican. देखिए rare species कौन होते हैं भाई साहब? Number of these organisms is considerably declined. Organisms of these species being endemic may become extinct very fast. ठीक है, तो ये भी भाई साहब extinct हो सकते हैं. Example red panda, ठीक है, musk deer. Vulnerable species कौन है? Number of these organisms is extremely less and continues to decline. Continuous decline in their number is worrisome reason. ठीक है, टाइगर, लायन एक्सेट्रा. देखो टाइगर एक्सटेंट नहीं हुआ है, ना ही लायन एक्सटेंट हुआ है हमारे यहाँ पे, लेकिन इनके नंबर्स बहुत धड़ाधड़ नीचे गिरे हैं. एक टाइम था जब इंडिया को शेरों का देश माना जाता था क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे शेर पाए जाते थे. लेकिन ये जो शिकारी लोग थे, आपने बोला ऐसा बोलते हैं ना, ज्यादा तीसमार खान बनने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब क्या है? तो एक कोई खान साहब थे जिन्होंने 30 शेरों का शिकार किया, इसलिए ये भाई साहब नाम पड़ गया 30 मार खान. एक आदमी ने 30 शेर को मार डाला. एक कोई भाई साहब ग्रेट ब्रिटेन से आए, उन्होंने जो ऑफिसर थे उन्होंने 400 शेरों को मारा. हंटिंग इनका शौक था भाई साहब, और उस टाइम पे ऐसा पोचिंग नहीं था, ये सब भाई साहब बैंड नहीं था. धड़ाधड़ शेरों की हंटिंग हुई और सब मारे गए. आज भाई साहब हम 2000-3000 शेरों से काम चला रहे हैं. चीता हमको भाई साहब बाहर से लाना पड़ रहा है. ठीक है, सो ये सारी इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हमारे इरेशनैलिटी की वजह से हुआ है. ठीक है, सो ये आपका वल्नरेबल स्पीशी है. तो आपके शेर चीते जो है, ज्यादा करके देखो आपका जो सुंदरबंस है, सुंदरबंस जो है वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. और ये इंटरनेशनली बोला गया है कि जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, जैसे अमेजन एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. अमेजन वो नहीं जहां से आप चीजों को ऑर्डर करते हैं, अमेजन मतलब जो फॉरेस्ट है, अमेजन फॉरेस्ट, दैट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ठीक है, सुंदरबन जो इंडिया में है वो भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. इन पे आप छेड़खानियां नहीं कर सकते, यहाँ पे आप माइनिंग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, यहाँ पे आप सोसाइटीज नहीं स्टैब्लिश कर सकते. ठीक है, दीज विल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर प्रिजर्वेशन. ठीक है, सो यहाँ पे वल्नरेबल है, मतलब शेर चीतों का शिकार अभी भी इलीगली कहीं ना कहीं हो ही रहा है. Indeterminate species. These organisms appear to be endangered, but due to their some behavioral habits like shyness, there is no definite and substantial information. तो यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत अपने आप को क्लोज एनवायरनमेंट में रखते हैं और उनका साइज वगैरह भी बहुत छोटा है. जैसे आपका स्क्विरल है, जायंट स्क्विरल शेक्रू जिसको हम बोलते हैं, छोटे स्क्विरल्स होते हैं, लेकिन क्योंकि हम इनको देख नहीं पाते हैं, ये फटाक से किसी हाथ से गायब हो जाते हैं, इसीलिए हमको इनके प्रॉपर नंबर्स नहीं मिल पा रहे हैं. बट दे आर ऑल्सो गोइंग एक्सटिंक्ट. ठीक है, 22 May वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है. सर्वे द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन योर एरिया, मेंटेन अ रिकॉर्ड. ये आपका वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस पे सवाल आ चुका है स्टेट बोर्ड में. ठीक है, प्रिपेयर्स द रेड लिस्ट. ये रेड लिस्ट क्या होता है? रेड लिस्ट या रेड बुक जो बोलते हैं, उसमें नेम्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. तो अलग अलग कंट्रीज में एनिमल्स में, प्लांट्स में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं उनकी लिस्टिंग होती है इसमें. Pink pages of this book contain the names of endangered species, while green pages contain the names of previously endangered but presently safe species. तो ग्रीन पेज मतलब देखो ग्रीन क्या है कि हाँ सब कुछ ठीक है. तो पहले एक टाइम पे ये जो थे ये एंडेंजर्ड हो गए थे, लेकिन हमारे किसी प्रयास से फिर से ये वापस इनके नंबर्स बढ़े हैं. ठीक है, सो दैट इज ये आपका रेड और पिंक पेज पे भी सवाल आए हुए हैं. IUCN जो है इस पे सवाल आया हुआ है. ठीक है,
So let us remember, let us behave accordingly. Destroying a plant is to destroying everything. Practice afforestation. Afforestation मतलब ज्यादा से ज्यादा plants उगाए to conserve environment. Forest is wealth. Environmental protection is value education. Provident use of paper is prevention of deforestation. आप आप धीरे धीरे एक पेपरलेस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं. जैसे पहले के जमाने में नहीं, आपसे कुछ 5-7 साल पहले ही आप बैंक से स्टेटमेंट्स निकालते थे तो वो स्टेटमेंट प्रिंट करके आपको देते थे. आज की तारीख में भाई साहब आपके मोबाइल पे आ जाएगा वो स्टेटमेंट, आपके ईमेल पे आ जाएगा. सो यू डोंट नीड दोज मेनी पेपर्स. अगर आप भाई साहब 1 साल का बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे होंगे तो नहीं नहीं करके 12 पन्ने 12-13 पेजेस आपको लग ही जाएंगे. सो यू कैन अवॉइड दोस. ठीक है. सो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन से काफी सारा ऑफिस वर्क में जो पेपर यूज होता था अभी नहीं लगता है. We can easily convert them into PDFs and keep them in records without filing them. तो पेपर यूज काफी कम हो गया है. नोट्स में कितना पेपर यूज होता था पहले, अभी आज की तारीख में आपका डिजिटलाइजेशन है. आप किसी को भी भाई साहब जीपे, फोन पे वगैरह से पेमेंट करते हैं तो आपको एक्चुअली में मनी कैरी करने की जरूरत नहीं है. मे बी 5 to 10 years down the line we will not see RBI printing any notes. Maybe a time will arrive. ठीक है. So to practice the environment protection is to develop is to the development of human society. Pure air, pure water is key to healthy life. World Wildlife Fund WWF published a survey in 2008. According to it, about 30% of animal species have become extinct over the period of 35 years. 1975 से 2005 तक हमारे एनिमल स्पीशीज का 30% हमने खत्म कर दिया. एनिमल स्पीशीज जितने भी थे 1975 से 2005 एक पीरियड था जो एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड भाई साहब इकोनॉमी बूम हो रही थी. ये सब तो सब हमारे लिए बेनिफिशियल था, लेकिन साथ ही साथ हमने जिस चीज पे ध्यान नहीं दिया वो है ये 30% एनिमल स्पीशीज हमारे चलते मारे गए. ठीक है. अगर ये कंटिन्यू होता रहा तो वर्ल्ड विल बिकम इनहैबिटेबल प्लेस. ओके. सो द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली. ईच ऑर्गेनिज्म, हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म इज generally eaten by 2 or other kinds of organisms which in turn are eaten by several other organisms. तो ये चेन चल ही रहा है. ठीक है. ये तो नेचुरल चेन चल रहा है. In this example we can see that a frog eats insects and in turn it is being eaten by a snake or by a crocodile. तो एक फ्रॉग को एक स्नेक भी खा सकता है या एक क्रोकोडाइल भी खा सकता है. ठीक है. It's a meal for both of them. Let us understand this with one more example. For example, अगर आप देखोगे एक जो रैबिट है वो आपका कैरेट भी खाता है और लेट्यूस भी खा रहा है. ठीक है. रैबिट इट कैरेट्स और लेट्यूस. यहाँ पे आप देख लो भाई साहब, दिस इज बेसिकली अ फॉक्स एंड इन टर्न इट इज ईटन बाय अ फॉक्स और एन ईगल. ये फॉक्स भी इसको खा रहा है और ईगल भी इसको खा रहा है. इसीलिए अपना जो फूड वेब है वो फूड वेब नहीं रहता, वो फूड चेन बन जाता है. ठीक है. सॉरी, फूड चेन जो है वो फूड वेब बन जाता है. ऐसा एक इंटर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बन जाती है. ये ऐसा रिलेशनशिप बन जाएगा. ठीक है. आइडियली तो ये जो है आपका ये एक फूड वेब है, लेकिन इसमें ये इससे कनेक्टेड, वो इससे कनेक्टेड, इतना सारा एक कॉम्प्लेक्स सा जो आपको मकड़ी का जाल दिखता है, दैट इज नोन एज फूड वेब. सो वी अंडरस्टैंड हाउ अ सिंपल फूड चेन इज कन्वर्टेड इनटू फूड वेब बिकॉज हमारे जो चॉइसेस हैं खाने के, जितने भी एनिमल्स हैं, दैट वेरी. ठीक है. तो एक फॉक्स भी रैबिट को खा रहा है और ईगल भी फॉक्स को खा रहा है, शायद टाइगर भी फॉक्स को खाएगा. ठीक है. So instead of a straight line food chain, the relationships can be shown as a series of branching lines called food web. तो इसको अपन बोलेंगे भाई साहब branching lines, which is known as food web. Biological magnification. Fish eating birds of prey 25 parts per million. आप देखिए यहाँ पे. ठीक है. Large fish 2 parts per million. मतलब अगर आप मिलियन सैम्पलिंग करोगे, आपने मिलियंस जो नो फिशेस को पकड़ा, उसमें से 25 आपके ये वाले बर्ड्स मिलेंगे, ये आपके 2 ही मिलेंगे. स्मॉल फिश 0.5 पार्ट्स पर मिलियन. जू प्लैंकटन, ये क्या होता है भाई साहब? ये होता है आपके इन जो छोटे छोटे फिशेस होते हैं, ये इनको खाते हैं. ठीक है. और यहाँ पे वाटर में आपका भाई साहब देखोगे अगर 0.0003 पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है. समटाइम्स हार्मफुल केमिकल्स एंटर आवर बॉडी थ्रू द फूड चेन. हम जो पेस्टिसाइड्स या जो हर्बिसाइड्स या जो ये सब छिड़क रहे हैं, ये हमारे फूड चेन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ ही जाते हैं. ठीक है. These chemicals are washed down into the water bodies. From these chemicals are washed down into the soil or into the water bodies
फ्रॉम वेयर दे आर अब्सॉर्ब बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये ऑब्वियसली आपके प्लांट्स और एनिमल्स और फूड चेन में भी आ जाएंगे क्योंकि हम उनको खा रहे हैं। ऑल दीज केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, दे एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच टॉपिक लेवल। तो ये डिग्रेड नहीं होते हैं। और मतलब समझ लो एक जानवर ने इसको खाया तो इसके अंदर जितने भी इंप्योरिटीज थे वो आ गए, इसके अंदर पहले से ही थे। दूसरे जानवर ने इसको खाया तो मतलब इसके इसके जो इंप्योरिटीज प्लस इसने जो जानवर को खाया था उसके इंप्योरिटीज सब इसमें आ गए। ठीक है, दैट्स हाउ इट गेट्स टू अ मैग्निफाइड प्रोपोर्शन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसी को अपन बोलेंगे बायोलॉजिकल फैक्ट। सपोजिटली ये वाटर है, वाटर में कंटेमिनेशन है, पॉल्यूटेंट्स हैं, तो जू प्लैंकटन ने इनको खाया, इनमें कम, इनका बॉडी का साइज कम है तो ऑब्वियसली भाई साहब यहाँ पे छोटे छोटे रहेंगे। फिश ने इसको खाया, फिश में पहले से ही था भाई साहब, प्लस इनकी वजह से और ज्यादा। ठीक है, बर्ड ने इनको खाया, बर्ड ने फिश को खाया, तो बर्ड में अगर आप देखोगे तो आप देखो ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये धीरे 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 भाई साहब इनका मैग्नीट्यूड बढ़ता रहता है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आपका जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में आप ऊपर जाते रहेंगे आपकी एनर्जी लेवल कम होती रहेगी, लेकिन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स विल इंक्रीज। दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, environmental balance is maintained through continuous operation of various natural, ये कहां से, at present many environmental problems have been arising due to the effect of various natural and artificial factors on the earth. Environmental pollution is one of those main factors. Generally contamination of any material is called pollution. ठीक है, pollution हो ही रहा है। Unnecessary and unacceptable change in the surrounding environment due to natural events or human activities are called as environmental pollution. Direct or indirect changes in physical, chemical and biological properties. Direct change हो रहा है या indirect change हो रहा है, किसमें किसमें, air में, water में, soil में, which will be harmful to humans and other living beings is environmental pollution. Various reasons like population explosion, fast industrialization and indiscriminate use of natural sources, ठीक है, deforestation and unplanned urbanization are possible, are basically responsible for environmental pollution. तो बहुत ज्यादा आबादी बढ़ना ये तो है ही, बाकी जो आपका अफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में हो ही रही है। फॉग एंड पोल्यूशन इन सिटी, इट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम। आप देखोगे जैसे हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम ज्यादा करके सी साइड में हैं, तो हमारे यहाँ पे जो पोल्यूशन होता है वो सी में चला जाता है और फ्रेश इधर से आ जाता है। ठीक है, लेकिन आप पूना चले जाओ या थोड़ा सा डीप डाउन रत्नागिरी और आगे अगर आप जाओगे जहां सी साइड से आप थोड़ा सा दूर जा रहे हो, आपको फॉग देखने को मिलेगा। और ये फॉग जनरली हमारे पोल्यूशन से होता है। दिल्ली साइड में तो आप देखोगे नवंबर दिसंबर में, मतलब आप किस रास्ते जा रहे हो वही नहीं मालूम चलता है। कभी कभी इस रास्ते में मुड़ना था, आप आगे वाले लेन में मुड़ जाते हो या पीछे वाले लेन में मुड़ जाते हो, इतना ज्यादा फॉग हो जाता है। इनफैक्ट आई रिमेम्बर एक टेस्ट मैच चल रहा था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और विराट कोहली वाज कैप्टन टू दैट टेस्ट मैच। श्रीलंका की टीम फील्डिंग कर रही थी और ये मैच दिल्ली में चल रहा था। श्रीलंका की टीम ने वैसा बोला कि हम नहीं खेलेंगे, आपके यहाँ पे इतना पोल्यूशन है, हम बॉल नहीं देख पा रहे हैं और हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। स्पोर्ट्स इज एक्चुअली प्लेड फॉर आवर हेल्थ बेनिफिट्स, बट हियर वी आर गेटिंग डिप्राइव्ड। और मैच ऑलमोस्ट रिकॉल होने के मोड पे था, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने एम्पायर को 2-3 बार बोला कि मैच बंद करवाइए। तो विराट कोहली को मजबूरन उस इनिंग्स को डिक्लेयर करना पड़ा। डिक्लेयर मतलब टेस्ट मैच में एक फॉर्मेट होता है, हमारा ज्यादा स्कोर नहीं हुआ था, 200-250 कुछ स्कोर हुआ था और विराट कोहली ने कॉल ऑफ किया। अदरवाइज हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थप्पा लग जाता था, शायद आगे के मैचेस नहीं होते थे। अगर कोई मैच कैंसिल हो रहा है रेन की वजह से तो समझ में आता है, बहुत सारे जगहों पे होता है, लेकिन कोई मैच कैंसिल हो रहा है पोल्यूशन की वजह से तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लग जाता है। आगे के मैचेस शायद हमारे यहाँ पे होते ही नहीं थे। तो इट इज बेटर टू लूज अ मैच देन टू लूज द रिस्पेक्ट दैट द कंट्री हैज। ठीक है, तो लेकिन इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारी सबकी। ठीक है, पोल्यूशन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। Various types of pollution like that of air, water, sound, soil, thermal, light pollution occur around us. Ultimate adverse effect of all these is on existence of all the living organisms, and out of this environmental conservation has become the need of the hour. Radioactive pollution भी भाई साहब आपका एक pollution type है। कैसा है भाई साहब, radioactive pollution can occur due to two reasons such as natural and artificial. Ultraviolet and infrared radiations are नेचुरल रेडिएशन। तो ये यूवी मतलब हो गया आपका अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट
और IR मतलब हो गया भाई साहब आपका इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है। आर नेचुरल रेडिएशंस whereas X-rays and radiations from atomic energy plants are artificial radiations. X-ray हमने बनाया है, ठीक है, और जितने भी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहां से जो रेडिएशन हो रहे वो आर्टिफिशियल है। शर्नोबिल आप टाइप करके देखेंगे, शर्नोबिल रशिया में एक जगह था जहां पे एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ, मतलब वो एक न्यूक्लियर प्लांट था लेकिन वो पूरा तबाह हो गया है और आज की तारीख में भी बहुत दूर तक रेडियस में वहां पे कोई नहीं जा सकता क्योंकि ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स वहां पे चितर बितर हुए हैं, ठीक है। तो चेरनोबिल डिजास्टर, विंड स्केल एंड 3 माइल आइलैंड्स, मिसहैप्स, यहाँ पे मिसहैप्स हुए हैं, मतलब यहाँ पे क्योंकि रेडियो एक्टिव चीजों को संभाल के रखना बहुत मुश्किल है रेडियो एक्टिव प्लांट्स में, ठीक है, प्रॉपर्ली मैनेज करना। आर द मेजर मिसहैप्स ऑफ द वर्ल्ड टिल प्रेजेंट, thousands of people have been affected for long term due to these accidents. Some of the effects of radiations are as follows: cancerous ulceration occurs due to higher radiations of X-rays. अल्सर्स होते हैं, ठीक है, घाव, टिश्यूज इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड, जेनेटिक चेंजेस अकर, विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड। ये सब आपके रेडिएशंस को एक्सपोज होने से होते हैं, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस है उनसे ये तमाम चीजें हो सकती हैं। नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, जनरल पब्लिक इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, देयर शुड बी लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। It will be possible to answer the environmental problems only if environment protection conservation becomes an effective public movement. हम सबका इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। भरे हुए मुंह में पान है और उसको हम थूकने में अगर जरा भी हिचकिचा नहीं रहे तो वहां हमारा फेलियर है ना, ठीक है, दिस इज अ फेलियर बेसिकली, ठीक है। भाई साहब सुबह ब्रश कर रहे हैं और आपका बेसिन का नल चालू है पूरा टाइम, ठीक है, वो हमारा फेलियर है। सो दीज आर थिंग्स on which a very individual level responsibility, if it is not there, वो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते चाहे हम जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, ठीक है। For this purpose, values like positive attitude and affection towards environment, knowledge about it, etc., should be inculcated among the children since their childhood. और यही चल रहा है भाई साहब आपके करिकुलम में या आपके सिलेबस में, जो नेचर को इंक्लूड किया जा रहा है वो इसी वजह से है ताकि आप बहुत छोटी उम्र से ही एनवायरमेंट को प्रिजर्व करना सीखें, ठीक है। हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आप अगर जाओगे ना फॉरेन कंट्रीज में देखोगे, एक मैंने आप छोटी जो बच्चियां होती है, बच्चे लोग चॉकलेट खाते हैं ना, चॉकलेट के रैपर को इधर उधर नहीं फेंकेंगे, बराबर जाकर डस्टबिन में फेंकेंगे क्योंकि उनको ऐसे ही देखने को मिला है। उनको हम थूक थाक रहे हैं बस, मैंने कितनी ही बार देखा ये सामने ही पानी पी रहे भाई साहब बॉटल फेंक दिया, अरे ये क्या है भाई साहब, 2 कदम पे तुमको एक डस्टबिन मिल ही जाएगा, ऐसा कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू दिस। पान फीक थूक रहे हैं कहीं भी भाई साहब, कुछ भी कर रहे हैं, ये पूरा दुनिया मेरे बाप का है, मतलब कुछ भी करो भाई, है ना। तो दिस इज अ वेरी इरैशनल एंड इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड और इसीलिए हमारा जो रेपुटेशन है वो बहुत खराब है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि एक देश का प्रधानमंत्री वो भाई साहब डेवलपमेंट की बात करेगा, वो आपको ये सब बातें क्यों कर रहा है, शौच मेंटेन कीजिए, क्लीननेस मेंटेन कीजिए, ये आपके मुंह पे तमाचा है, हमारे मुंह पे तमाचा है ये। Why would the Prime Minister of a nation talk about these things? ये आपका फंडामेंटल फेलियर है क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं तो ये सुनने को मिलता है कि एशियंस आर सुपर डर्टी, एशियंस के साथ लोग मिलते नहीं है, ये डर्टी लोग हैं भाई साहब। आपको एक अंदाजा मैं देता हूं कि कैसे लोगों का एस्थेटिक सेंस होता है। मेरी बहन यूएस में थी कुछ सालों तक और ज्यादा करके क्या होता है कि हम जब भी कोई टूर करके आते हैं तो हम इंडियंस भाई साहब अच्छे से कपड़े धोएंगे, है ना। तो इनके इन-लॉज गए, मतलब मेरी बहन के जो सास ससुर है वो अमेरिका गए कुछ दिनों के लिए, 15-20 दिनों के लिए, और जैसे ही आए उन्होंने भाई साहब अच्छे से कपड़े उपड़े धोया, भाई साहब एक एक बालकनी में एक स्ट्रिंग पे कपड़े सुखाने को दे दिए। अगले 1 घंटे में नोटिस आ गया, यूएस के पुलिस स्टेशन से नोटिस आ गया कि ये कपड़े अगर अगले 10 मिनट में नहीं हटे तो हम आपको $100 का फाइन लगाएंगे और अगर आप फिर भी नहीं करें तो आपको ये लोकेलिटी छोड़ के जानी पड़ेगी। सीधा ऑर्डर आ गया, बिल फाड़ दिया उन लोगों ने, फाइन लगाया, कुछ कुछ था, $50 का फाइन था, और अगर आपने नहीं छोड़ा तो $100 का, और वरना आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। रीजन क्या था, यू आर डिस्ट्रॉइंग द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ द लोकेलिटी। अभी एस्थेटिक ब्यूटी मतलब क्या है, ये सारे घर हैं और ये सारे घर में ऐसे सजा हुआ है, आपने भाई साहब ये
रस्सी बनाकर भाई साहब ये कपड़े टांग के रखे हैं, ये हमारे ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इस लेवल का एस्थेटिक सेंस है उनका। हम भाई साहब पानी पे मुंह पर पान भर गया, फूट दो भाई साहब, फरवारा लगा दो, दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, सो दे विल एंड दे डू कंसिडर अस टू बी डर्टी। देयर इज प्राइमरी रीजन फॉर अस टू बी कंसिडर्ड एज डर्टी। हमको डर्टी मानेंगे ही, वो मानना वाजिब है, हम कुछ नहीं सोचते हैं। ठीक है, so this will help to make our future generations more aware about environmental conservation and protection. So as to achieve this, it is necessary to increase awareness through education. Today, all the developed, developing and underdeveloped countries have accepted the responsibility of environmental protection. Okay? Their efforts are in that direction. They have defined the future plans about environment protection and have constituted the necessary laws. So in 1972, United Nations Environment Program (UNEP) launch हुआ, has been established in a conference arranged on human and environment, in which environmental problems are discussed. Afterwards, in India, a separate environmental department has been established after thorough discussion on environmental problems. Ministry of Environment and Forest is involved in planning, inducting, and increasing awareness about environment and forest through various programs in 1985. तो एक बहुत बड़ा चल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी जब तक घर घर तक हमारी बातें ठीक से समझ में नहीं आएंगी या इम्प्लीमेंट नहीं होगी, तब तक मुश्किल है। एक फॉरेन कंट्री की छोटी सी बच्ची अगर चॉकलेट रैपर को प्रॉपर डस्टबिन में डाल रही है, तो ये शिक्षा उसके मम्मी पापा तो दे ही रहे हैं, प्लस वो जो रोज संडे चर्च में जाती है, वहां पे भी ये शिक्षा उसको मिलती है। और ये एक मुख्य कारण है कि उनका इनबिल्ट सिस्टम ही ऐसा हो गया है। हमारे मंदिरों में भाई साहब घंटा बजा, आरती करो, तो चले आओ, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट। लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है? आपका मंदिर जो होता है वो एक सोसाइटियल चीज है। आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। मंदिर मतलब क्या है? एक सामाजिक प्रतिष्ठान है जहां पे लोग जा रहे हैं। व्हाई कांट दीज थिंग्स बी डिस्कस्ड देयर? ये क्यों नहीं हो सकता? इसको हम यूज ही नहीं करते हैं। दिस इज अ फेलियर, अब एब्सोल्यूट फेलियर है ये। आप जितना भी जय श्री राम के नारे लगा लो, अगर आपको ये समझ नहीं है कि बोतल में पानी पीकर फेंकना कहाँ है या मुंह में भरा हुआ पान थूकना कहाँ है, तो आपका जीवन बेकार है। फालतू का आप नारा लगा रहे हैं, फालतू की नारेबाजी है ये, बिल्कुल फालतू की नारेबाजी है। आपको ये एहसास नहीं है कि आप जो थूक रहे हैं उससे किसी को डिजीज हो सकता है। आप जो बॉटल कहीं पे फेंक रहे हैं वो उससे किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। किसी के जीवन से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एहसास अगर आपको नहीं है ना, तो कितना भी भाई साहब नारेबाजी कर लो, सब फालतू है, सब दिखावा है, बनावटी है। इस चीज का एहसास होना चाहिए हमें। हमारा शुरुआत ही बहुत डिजास्टर रहा है, बहुत ही डिजास्टर रहा है। Since existence of humans, there is interrelationship between human and environment. Humans stepped on the earth long after the formation of earth. ठीक है, और तब से डिजास्टर की कहानी चालू हुई है। On the earth, human being proved its superiority as compared to other animals with the help of characters like intelligence, memory, imaginary ability, etc. Humans established domination over the nature. Humans utilized all the natural sources as much as possible. तो हमको ये मालूम था कि कौन से रिसोर्सेस को हमको कैसे यूज करना है, फायदा किस चीज का कैसे उठाना है। In an attempt to live a satisfactory life, humans kept on snatching from nature as much as possible, and this led to increase in problems. From this entire scenario, we can understand that human has a crucial role in maintaining the environmental balance. If human has disturbed the environmental balance, then human life itself can conserve and improve the quality of nature. हमने disturbance create किया है, definitely, बट हम इसको प्रिजर्व करने के लिए भी हमारे पास कैपेसिटी है। Many times, general public is unknown that its activities are harmful to environment, and thereby unknowingly many activities happen. अभी हमारे पास मतलब इतनी समझ की कमी है कि गवर्नमेंट को प्रॉपर लॉज लाने पड़ रहे हैं एनवायरमेंट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, हमको कहाँ थूकना है, कहाँ किस जानवर को मार के खाना है, ये सब हमको एहसास नहीं है। ठीक है, तो हमको लॉज लाने पड़ रहे हैं। लॉज इनैक्टेड अबाउट द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, तो क्या क्या कंजर्वेशन है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द लैंड रिजर्व फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड यूज फॉर एनी अदर पर्पस बाय दिस लॉ। ठीक है, ओके।
परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई एक्टर है भाई साहब जिनको आप भाई मानते हैं, ठीक है, उन्होंने भाई साहब ब्लैक बक हंटिंग की थी एक टाइम पे, तो एक्चुअली तो वो क्रिमिनल है भाई साहब, इस लॉ के हिसाब से तो वो क्रिमिनल है, लेकिन आप उनकी एक पिक्चर देखेंगे और सीटी मारते हुए भाई साहब हल से निकलेंगे, ठीक है, तो क्या ही समझे। ओके, परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंपल्सरी फॉर माइनिंग एक्टिविटीज, एनी पर्सन हु डिसोबेज दिस लॉ इज एंटाइटल्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 15 डेज, ठीक है। आपने अगर इलीगल माइनिंग कहीं पे भी करने की कोशिश की, ओके, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लॉन्च हुआ था। पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू कंट्रोल द पोल्यूशन एंड पनिश द पर्संस और इंस्टीट्यूट्स हार्मिंग द एनवायरमेंट। आपने कोई फैक्ट्री डाली, उस फैक्ट्री में जो आप कचरा है वो ऐसे ही नाली से बाहर है विदाउट ट्रीटिंग इट, आपकी फैक्ट्री पे सील लग सकता है, ताला पड़ सकता है, ठीक है। Any person or factory is prohibited by this act from releasing the pollutants in atmosphere beyond the permissible limit. थोड़े बहुत तो रिलीज होंगे, लेकिन अगर जैसे आपके चिमनीज होते हैं, देखो चिमनीज में से गैस रिलीज होता है, ये गैस को भी ट्रीट करके रिलीज करना पड़ेगा। अगर पाया गया कि ये पॉइजनस है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, फैक्ट्री पे ताला पड़ जाएगा। द पर्सन ब्रीचिंग, ब्रीचिंग मतलब जो वायलेट करता है दिस रूल, इज एंटाइटल्ड फॉर इधर 5 year imprisonment और फाइन अप टू ₹1,00,000। National Green Tribunal has been established in 2010 for effective implementation of environment related laws, ठीक है। साउंड पोल्यूशन कंट्रोल हमारे लिए आने दो भाई साहब, हम तो फोड़ेंगे भाई साहब, ठीक है। साउंड पोल्यूशन कंट्रोल है आपका एक रूल है जिसके हिसाब से साउंड पोल्यूशन का कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, ठीक है। अगर आपका पड़ोसी भाई साहब रात के 12 बजे बहुत जोर से म्यूजिक चला रहा है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, पुलिस आएगी भी, मैंने बहुत बार किया है, ठीक है। तो आप एक सिंपल सा नंबर डायल करेंगे 112, फटाक से आ जाते हैं। 11 बजे तक जनरली हम मान लेते हैं कि चलो यार ठीक है, थोड़ा सा उन लोग अकोमोडेट करते हैं, लेकिन अगर आपका परमिसेबल लिमिट, जैसे आप थोड़ा बहुत म्यूजिक चल रहा होगा घर पे, टीवी के वॉल्यूम का जैसा म्यूजिक अगर चल रहा होगा, इट इज, उसमें पुलिस नहीं आएगी, कोई भी नहीं आएगा, लेकिन आप डिस्टर्बिंग अगर कुछ कर रहे होंगे तो जरूर आएगी। और विदाउट मतलब कोई शादी नहीं, ब्याह नहीं, कोई फंक्शन नहीं, ऐसे ही वैसा अगर आप डिस्टर्ब कर रहे होंगे तो पुलिस आएगी, आती है, ठीक है। आपको पहले ऑब्जेक्ट तो करना है, ठीक है, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, आप बेसिकली 112 को डायल, मैंने बहुत बार इसको यूज किया है और मुझे अच्छा फीडबैक मिला। इनफैक्ट महाराष्ट्र में इस चीज को इम्प्रूव किया गया है। मैंने जब भी उनको बुलाया वो आए, उन्होंने मैटर को रिजॉल्व किया है और मेरे को दूसरे दिन कॉल आता है कि हमने जो सर्विस कल आपको प्रोवाइड की उससे आप खुश हैं या नहीं, क्या जब आपने कंप्लेन किया था तो आपके कंप्लेन पे पुलिस आई या नहीं, ये सब फीडबैक को लेते हैं। 1 to 10 में हमको रेटिंग चाहिए तो रेटिंग दीजिए, 10 बीइंग एक्सीलेंट, 1 ऐसा सब है जैसा आपका चलता है, ठीक है, वैसा प्रॉपर तरीका है, आप उसको यूज कीजिए ना, ठीक है। और जब तक आप यूज नहीं करेंगे लोग जाहिल की तरह बिहेव करते ही रहेंगे, जाहिलों की कमी नहीं है भाई साहब, तो आप इसको यूज कीजिए। कम से कम एक वर्दी वाले को देखकर उनके अंदर ये एहसास तो आएगा यार हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी हो एटलीस्ट दे विल स्टॉप फॉर दैट टाइम। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस वन, ठीक है। तो आपका साउंड पोल्यूशन, आप प्रोटेक्टेड हैं इस लॉ से, कोई बेकार में साउंड प्रोड्यूस करके आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998, मतलब ये हॉस्पिटल्स के आजू बाजू भाई साहब आपने इन्फेक्टेड जो चीजें उनको फेंक दिया, सिरिंजेस फेंक दिए, या भाई साहब कॉटन है, ब्लड है, ये सब फेंक दिया, अगर ऐसा होता है तो भाई साहब हॉस्पिटल पे ताला लग सकता है, बहुत बड़ा केस बन जाएगा, ठीक है। ई वेस्ट आपके इंसिनेटर्स होते हैं, कि किसी को मालूम है इंसिनेटर क्या होता है? मतलब जितने भी आपके मेडिकल वेस्ट होते हैं सब उसके अंदर डाल दिया जाता है, वो जलता है, वो इंसिनेटर बोलते हैं उसको, ठीक है। सारे हॉस्पिटल्स में इसका होना जरूरी है, ठीक है। यू कैन नॉट डिस्पोज, क्योंकि ये भाई साहब बहुत खतरनाक हो सकता है बायोमेडिकल वेस्ट। इससे तो चलिए साउंड पोल्यूशन से आप डिस्टर्ब होंगे, आपका एंजाइटी लेवल्स बढ़ेगा, कभी जाकर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन ये तो इमीडिएट आपको डिजीज स्प्रेडिंग हो सकती है इससे, तो दिस हैज टू बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली, ठीक है। ई वेस्ट आज की तारीख में ये बहुत बड़ा वेस्ट है, तो मतलब आपकी घर घर की कहानी है, किसी भी घर में से आपको कम से कम ना यूज होने वाले 10 से 12 मोबाइल मिल जाएंगे, पता नहीं कितने ही लैपटॉप्स वगैरह मिल जाएंगे, कितने ही वैसा पीसी अनयूज, ये आपका बहुत बड़ा एक प्लास्टिक वेस्ट है जिसका अपन कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी फिलहाल तो, ठीक है, हो ही रहा है भाई साहब। आप देख लो ये आईफोन एक कंपनी चल रही है, पता नहीं कितनी सीरीज, अभी क्या 17 चल रहा है, 16, तो भाई साहब चल ही रहा है, हर 6 महीने में ये लॉन्च कर देते हैं एक नया, और जब नया लॉन्च करते हैं तो पुराना वाला स्लो हो जाता है,
फिर आपको एहसास होता है कि मैं गलत हूँ, वो सही है, फिर आप एक और लेते हैं। तो ऐसे करते करते भाई साहब किसी ने अगर 16 लिया रहेगा तो 16 आईफोन सब बेकार पड़े हुए हैं ना ऐसे। फोन्स अपने कंपनीज को अपडेट कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि अपग्रेडेशन हो रहा है, लोग नाच रहे हैं भाषा इसी में, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा ई वेस्ट भी मैन्युफैक्चर हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पे, और ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का कोई समाधान नहीं है, ठीक है, कोई समाधान नहीं है वैसा। As per Wildlife Protection Act, as per clause 49A, trading of rare animals has been completely banned. ठीक है, so भाई साहब completely banned है मतलब completely banned है, ठीक है। कुछ लोग देखोगे हाथी के ऊपर जा रहे हैं भाई साहब, अरे ये देखो हाथी के दांत का चूड़ा है, बहुत लकी होता है। अरे भाई साहब जिसके पास दांत है उसको तो कोई और पीट के लेके जा रहा है, तुम उसको खरीद कर क्या ही कर लोगे पता नहीं। तो ये सब बैंड है, ठीक है। कोई टाइगर स्किन बेचने की कोशिश कर रहा है, टॉर्टवाइज बेचने की कोशिश कर रहा है, ये सब भाई साहब आपके बैंड है, ठीक है। मैं मेरा पर्स चोरी हो गया था स्टेशन में, तो मैं ऐसी एफआईआर लिखाने गया था वासी पुलिस स्टेशन में, तो 2 मिनट का काम है। तो मतलब मेरे को सेफ्टी के लिए कभी कोई और मेरा आइडेंटिटी ना यूज कर ले, उसमें मेरा आधार कार्ड वगैरह था। तो मैंने देखा कि एक उन लोगों ने किसी को लाया है और वो बंदा उसको अरेस्ट किया है, तो उस बंदे के गाड़ी में डिक्की में टॉर्टोइज था, टॉर्टोइज, ये टुन्नू टुन्नू टॉर्टोइज, छोटे छोटे और बड़े, मतलब अ, उनका जो शेल था ना बड़ा क्यूट सा था, ऐसा ऐसा देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, ऐसा येलो और ब्लैक स्पॉट्स था, और ऐसे छोटे छोटे इतने टुन्नू से। तो मैंने बोला भाई ये जैसे पुलिस वाले किस काम का है, ये खाएंगे क्या इसको? बोले नहीं भाई साहब इसको ये ले जाएंगे यूएई में बेचेंगे, जितने भी शेख्स हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज में इसको बेचते हैं, एक एक टॉर्टोइज बेचता है भाई साहब 1-1 लाख का। मैंने बोला 1-1 लाख का? बोले क्या किस चीज में होता है, वो लोग खाते हैं क्या? बोले नहीं, ये पेपर स्टॉपर्स हैं, मतलब पेपर वेट्स होते हैं ना जैसे आपके, तो जितने भी शेख लोग होते हैं भाई साहब पेपर के ऊपर इसको रखते हैं, पता नहीं पेपर में क्या पढ़ाई करते हैं लेकिन उसके ऊपर इसको रखते हैं, ये पेपर वेट है उनके लिए, तो चलता रहता है, वो मजा आता है उनको, वाह वाह, ठीक है। अजीब अजीब फैंसी है, ठीक है। तो इसीलिए वो इंडेंजर्ड स्पीशी हो गई है, इतना ज्यादा उसका एक्सपोर्ट हुआ है यहाँ से कि वो एक इंडेंजर्ड स्पीशी हो गई है। किसी गाड़ी वाले को उसने पकड़ा था और वो मैं देख रहा था ये सब चल रहे हैं भाई साहब, एक ऐसा उन लोगों ने एक एक बीकर में, मतलब एक कंटेनर में इनको रखा था और सब चल रहे थे, तो एक एक वो बोल रहे थे 1 लाख में बिक रहे हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, ठीक है। तो ये आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ठीक है, इनकी किसी भी तरह की ट्रेडिंग करेंगे तो अरेस्ट होंगे। एज पर क्लॉज 49B, यूज ऑफ आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्किन और ऑर्गन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैज बीन बैंड, ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल्स के स्किन से बना हुआ कोई भी चीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हाथी का दांत है, ये क्या शेर का दांत है, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है, वो बैंड हो गया है अभी। वाकई में अगर आप शेर का दांत पहनकर घूम रहे हो तो पुलिस पहले आपको अरेस्ट करेगी, फिर बेचने वाले, ठीक है। As per clause 49C, disclosure of the stock of artifacts made from rare wild animals is compulsory, ठीक है। अगर आपके पास अभी अभी जैसे देखो ना पहले के जमाने में वैसा वो सींग रहता था ऐसा, हाथी का क्या कहते हैं अपना, डियर का सींग वगैरह रहता था, ये सब पहले के जमाने में हो सकते थे, अभी नहीं हो सकते। तो अगर आपके पास ये है तो कहां से मिला? आप भाई साहब बहुत चौड़े में अगर एक शेर का दांत लगाकर घूम रहे होंगे, वाकई में अगर वो शेर का दांत हुआ और पुलिस ने आपको पकड़ा तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा कहां से लाए हो आप, ठीक है। आप अगर बोलेंगे हाँ मेरे परदादा ने दिया था मेरे को, तो चलो ठीक है, वो भी आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने अभी अभी किसी से लिया है तो बड़ा कोई रैकेट है, ठीक है, यू हैव टू प्रूव द सोर्स। समझ में आ रहा है? जैसे आपका जो इनकम होता है उसका सोर्स आपको बताना पड़ता है, कैसे आप कमा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ऐसा कोई भी चीज जो बैंड है, एनिमल स्किन से बना हुआ, एनिमल बोन से बना हुआ, वो अगर आपके पोजेशन में है, यू विल हैव टू से द सोर्स। अगर मेरे पास हाथी का दांत है और लेट से मेरे परदादा ने दिया था जब बैंड नहीं था ये, तो ठीक है, और अगर मैं उसको प्रूव कर सकूं तो, और अगर नहीं प्रूव कर पाया तो आई एम लाइबल टू बी अरेस्टेड फॉर द सेम इफ आई एम नॉट एबल टू प्रूव द सोर्स, ठीक है। फिर इसका मतलब ट्रांजैक्शन अभी कहीं पे हुआ है, और अभी अगर हुआ रहेगा तो किसी हाथी को मारा गया है, ठीक है, तब पुलिस ट्रेस आउट करेगी। So you have to prove the source of the possession of artifacts. The big story of a small man, Jadav Molais Payang, is a highly capable person in Assam. Born in 1963, is working as a forest worker since the age of 16 years. Once, large number of snakes died in the flood of Brahmaputra river flowing by the village. Brahmaputra river जो चाइना से होकर आता है, और चाइना वाले यही चाहते हैं, और हर बार यही होता है कि बहुत बड़ी पैमाने पे बाढ़ आती है, ठीक है, काफी बाढ़ आती है, मतलब काफी पानी आता है, ठीक है।
एज अ प्रिवेंटिव मेजर मोलाई प्लांटेड 20 बैम्बू प्लांटलेट्स। बैम्बू मतलब समझते हैं ना, जो बांस का पेड़ होता है, ठीक है। इन 1979 द लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट began a social afforestation project on 200 hectares of land. Molai was one of the few forest workers who were looking after that project. Molai continued to plant the trees even after the completion of the project. तो गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट लाया था, उसमें उन्होंने असिस्टेंस किया, लेकिन उसके बाद भी वो ट्रीज लगाते रहे अपने हिसाब से, ठीक है। तो एक सेल्फलेस सर्विस था, इसमें उनको कोई फायदा नहीं है, बट ये लगा रहे हैं। As a result of his continuous work of planting and caring for the trees, the barren area witnessed the forest cover of 1360 acres. एक अकेले इंसान ने 1360 एकड़ की जमीन पर ये बैम्बू प्लांट्स को प्लांट किया था, बहुत सालों से किया था। टुडे दिस जंगल इन कोकिलामुख और जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम is the result of the hard work for 30 years. He has been awarded with the prestigious Padma Shri Award by Government of India for his unparalleled work. Now it is well known as Molai Jungle. उनके नाम पे ये जंगल का नाम हो गया है अभी। Many people come together to destroy the forest, but a single person, if determined, can establish a new forest. एक इंसान ही आपका वैसा फॉरेस्ट लगा सकता है। आप सब अभी कितने साल के हो गए होंगे? 18-19 के तो हो गए होंगे ना, 17-18-19 चल रहा होगा। अरे चलो भाई साहब, 15 तो हो गया होगा, 15 तो पार हो गया होगा। 15 सालों में कभी आपने कोई एक पेड़ लगाया है जो पेड़ भाई साहब बड़ा हुआ है? देखा है? नहीं। तो सोचिए, अगर हम सब मिलके भी कम से कम 4 या 5 पेड़ लगा लेंगे तो हमारा, और उसको मतलब बड़ा तक करना है, ऐसा नहीं कि उसको भाई साहब खा गए, ठीक है। यू हैव टू सी दैट इट एक्चुअली ग्रोज अप टू अ न्यू ट्री। थोड़ा बहुत अगर देखभाल करके अगर आपने पेड़ लगा लिए, तो हमको ये जो डिफॉरेस्टेशन का जो मसला चल रहा है ये नहीं चलेगा, ठीक है। हम कवर अप कर जाएंगे, लेकिन ये पूरा हम 70-80 साल जी जाते हैं, एक भी पेड़ नहीं लगाते, ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। वी कैन वेरी वेल मैनेज दिस। ये कोई बहुत बड़ा, इस एक बंदे ने एक जंगल खड़ा कर दिया भाई साहब अपने से ही, एक पूरा जंगल बना डाला, वो भी भाई साहब 1360 एकड़ का जंगल। सोचिए भाई साहब कितना बड़ा जंगल, ठीक है। और सेल्फलेस सर्विसेज में उनको कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। बट लुक एट द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दैट ही हैज पुट। तो हम कम से कम 2 या 3 पेड़ भी लगाएंगे तो ये जो अफॉरेस्टेशन की समस्या है ये खत्म हो जाएगी। जैसे देखो, पेड़ लगाएंगे, जैसे ये पेड़ है, ये किसी ने लगाया था भाई साहब, अभी इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो दीवार टूट रहा है, लेकिन हम इसको काट नहीं सकते। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तब हम इसको काट सकते हैं। तो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन हम पहले पेड़ लगाए तो सही। पेड़ ना काटने के लिए व्यवस्था है, और अगर आपने पेड़ इलीगली काटा तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। इतना प्रोटेक्शन तो है, लेकिन पेड़ लगाने का क्या व्यवस्था है, वो तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस पर्सन। तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, एक और प्रॉब्लम जो है वो है ओजोन लेयर का डिप्लीशन, ठीक है। ओजोन हमको किससे बचाता है? अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं सनलाइट के, और ये ओजोन इससे हमको बचाता है। अगर ये हमारा स्किन एक्सपोज होता है इस अल्ट्रा वायलेट रेज से, तो हमारे स्किन में कैंसर तक हो सकता है। वी कैन बी एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम स्किन कैंसर एज वेल, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज, ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो O प्लस O2 ये बन गया आपका ओजोन, ठीक है। While O2, which we normally refer to as oxygen, is essential for all aerobic forms of life. ठीक है, ओजोन इज अ डेडली पॉइजन, एक्चुअली ये पॉइजनस है। ओजोन ऊपर है, यही अच्छा है, नीचे आएगा तो हम मर जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन हमारी लाइफ है, लेकिन ओजोन हमारे लिए भाई साहब पॉइजन है, लेकिन उसका वहां पे ऊपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अल्ट्रा वायलेट रेस को बचाता है हम तक पहुंचने में, ठीक है। However, at the higher levels of atmosphere, ozone performs an essential function. And what is the function? It shields the surface of the earth from ultraviolet radiation from the sun. ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमको बचाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है ओजोन, ठीक है। This radiation is highly damaging to organisms. For example, it is known to cause skin cancer in human beings. ठीक है, हमको स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। Ozone absorbs harmful radiations, ultraviolet radiations from the sun. It protects plants and animals. The amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1980s. तो भाई साहब ये ड्रॉप होने लगा। This decrease has been linked to the synthetic chemicals like chlorofluorocarbons. ये जो एसी में आपका रहता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, और इनके बर्निंग से ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। जितना आप एसी चलाएंगे उतना ज्यादा आपका ये स्ट्रेटोस्फीयर में जो आपका ओजोन है उसका डिप्लीशन होगा, ठीक है।
So that is one thing that we will close on today. Thank you so much for your valuable time.